नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 9 अप्रैल को ही वहां पर वोट डाले जाएंगे। तो अब कुछ ही समय, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि खास करके असम के जो 4 रीजन हैं, अपर असम, लोअर असम, मिडिल असम और बराक वैली, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वहां के क्या क्या वहां पर मुद्दे हैं, क्या वहां पर जातीय समीकरण है और किसकी पॉपुलैरिटी खास करके असम विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। और ये जो कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो कमजोर पड़ रहे थे, शुरू में कहा यह जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और हिमंता बिस्व शर्मा का ग्राफ बहुत तेजी से और बढ़ रहा है, पॉपुलर वो और होते जा रहे हैं। खास करके जिस प्रकार से वहां पर जो आप देखेंगे कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं उस सभी में जो है खास करके हेमंता बिस्व शर्मा को सुनने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ा है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खास करके असम में ये कहा जा रहा था कि हेमंता बिस्व शर्मा को लेकर लोग नाराज हैं, ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है और उनका ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि 90 के आसपास या 90 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी इस बार। हाँ, एनडीए पूरा मिलकर जो है 90 या 90 प्लस सीटों पर जा सकती है। निश्चित रूप से देखिए, हिमंता बिस्व शर्मा एक लोकप्रिय नेता है और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के बीच उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, वो वहां इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये आज से नहीं, 4 दशक से ये जो आउटसाइडर का वहां मुद्दा है, और खास करके जो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम हैं, खास करके जो बांग्लादेश से आए थे, उसको लेकर वहां जो मूलवासी असम के हैं उनमें एक सेंटिमेंट नजर आता है। उनको लगता है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके क्षेत्र पर कहीं बाहर के लोग कब्जा न कर लें, या डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो वो सत्ता से बाहर हो जाए, सरकारी नौकरियों से बाहर हो जाए, सिस्टम से बाहर हो जाए। वो भय जो है, वो भय बीजेपी के पक्ष में काम करता है। और हिमंता बिस्व शर्मा ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है प्रवीण जी, उसमें उन्होंने कोई ऐसा पर्दा नहीं रखा है, कोई पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस को साइडलाइन कर दिया है और उनके उनका जो इक्वेशन है, जो रिलीजियस लाइन पे जो इक्वेशन है, उस पर, उसी लाइन पर वो पिछले 5 साल से बैटिंग कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री तब से बैटिंग कर आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, वो उन्होंने उसको इस तरह से पोलराइज कर दिया है कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव है। और मुस्लिम में भी देखिए, लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम मीन्स टोटल मुस्लिम नहीं। जो असम के मूल मुस्लिम है, उनके खिलाफ उनका कोई अभियान नहीं है, उनका कोई घर नहीं तोड़ा जा रहा है। वैसे मुस्लिम जो बाहर से आए, बांग्ला स्पीकिंग, उसमें हो सकता है कुछ पश्चिम बंगाल के भी मुस्लिम लोग हों और कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी ज्यादातर। और चूंकि वो लगातार वो पोरस बॉर्डर से पार कर करके आते रहे, तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। उसमें वन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 50,000 एकड़ जो वन क्षेत्र है उसको कब्जा मुक्त करवाया हेमंत बिस्व शर्मा ने। 50,000 एकड़ जमीन को मुक्त करवाया और ये सबको वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। इसके अलावा और जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, उसके अलावा जो डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट ट्राइब्स हैं वहां पे, और कास्ट असमीज हो गए या ओबीसी में बोरा हो गए, डेका हो गए, अहोम हो गए, सबको साधने की कोशिश की है। उनके लिए एक चुनौती जरूर है कि गौरव गोगोई चूंकि खुद अहोम से आते हैं, अहोम समाज से, और अहोम समाज वहां ओबीसी में आता है, और पोलराइजेशन मुस्लिमों का इस बार ज्यादातर जो है कांग्रेस के पक्ष में है, वो एआईयूडीएफ के पक्ष में नहीं है। ये बात जो है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पहले जो जितना लोग समझ रहे हैं कि कमजोर है, उतनी भी कमजोर नहीं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक आएगा। हाँ, बीजेपी से 3-4% कम आ सकता है या 3% कम आ सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो तीसरी बार, खास करके तीसरी बार यानी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं लगाएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस रूप में मजबूत हुई है असम में, और जिस प्रकार से उनका गठबंधन इस बार जो अलायंस है, क्योंकि इस बार उनका अलायंस एआईयूडीएफ के साथ भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत है कि उनके नेता जो
दावा और वादा कर रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आने जा रही है और असम की जनता इस बार उनको सत्ता से पदच्युत करने वाली है, खास करके हेमंता बिश्व शर्मा को। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जब चुनाव लड़ने कोई जाता है तो ये तो बोलता नहीं है कि वो हार जाएगा। चाहे हार आप जाएंगे। देखिए बिहार में आप देखिए कि कांग्रेस तो कहती थी कि वो पता नहीं कितनी सीटें जीतेंगी, और इसलिए वो उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को उलझा के रखा और अंत में 6 सीटों पर सिमट सिंगल डिजिट में आ गया। तो ठीक है, असम में उनका एक अहोम प्लस मुस्लिम कुछ ओबीसी का आधार है, लेकिन आप एक बात देखिए कि 3 सांसद असम से कांग्रेस के थे। उसमें से एक तो अब गौरव गोगोई जो जोरहाट से है और अब वो चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, और प्रदीप्त बारदोलाई एकदम एन इलेक्शन से पहले चले गए, जब इलेक्शन पीक पकड़ा वो चले गए बीजेपी में। भूपेन बोरा चले गए बीजेपी में, ओबीसी समाज के बड़े नेता। और कांग्रेस के 3 जो कैंडिडेट हैं प्रवीण जी, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है कुछ टेक्निकल वजहों से। हम आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे उनका नाम। तो अब मूलतः हम उस पर लौट के आते हैं कि ओवरऑल स्थिति ये है प्रवीण जी, अपने दर्शकों को भी बताएं कि निश्चित रूप से बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। इसमें कोई 126 है तो 64 चाहिए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी 64 प्लस आ सकती है। और अगर एनडीए को ओवरऑल कहें तो 126 में 90 सीटों के आसपास एनडीए जा सकती है। उसका पहला कारण जो है, एक तो पोलराइज्ड इलेक्शन है, दूसरा मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घट गई है परिसीमन के बाद। 30-31 सीटों पर पहले मुस्लिम वोटरों का प्रभाव था, वो घट के 20-21 तक सीमित रह गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत बड़ा प्रभाव है। और अगर एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, अगर वो 2% भी मुस्लिमों का वोट काटती है तो वो तो कांग्रेस का ही नुकसान करेगी, इसमें तो कहीं दो मत नहीं। तो इसलिए विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस में कंफ्यूजन है, कांग्रेस में कई बड़े नेता उसके लिए तो ये कहा जा रहा है कि एक जो खास करके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जा रहे हैं वहां पर, तो वो ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे। तो उधर अगर ये यूडीएफ की तरफ से अगर 2% मुस्लिम का वोट कटता भी है, तो इधर से जो है हेमंत सोरेन जो है वो कुछ आदिवासियों का वोट काटेंगे और वो फिर बराबर हो जाएगा। नहीं, देखिए पेपर पे ये सब बातें अच्छी लगती है जब एसी रूम में बैठ के ये सब डायग्राम बनाया जाता है कि ये 2% उधर काट लेंगे। ये पॉलिटिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल चीज, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उसको इलेक्शन को लड़ा जाता है। अब वो कह रहे हैं 19 कैंडिडेट वो लड़ाएंगे, कहां से लाएंगे 19 कैंडिडेट? अब वहां तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस साथ अलायंस तो है नहीं उनका। और कोई भी वोटर जो अपना वोट जाया नहीं करना चाहता। दूसरी बात, अभी इधर 2 दिन पहले जब वो गए थे वो टी लेबर गार्डन्स के बीच में, यानी चाय श्रमिकों के बीच में जब गए थे हेमंता, तो उन्होंने एक और बात कही कि अब 1 अप्रैल से जो है, वो हंसते हंसते बोल गए कि अब 30 रुपया और बढ़ जाएगा डेली वेज तुम्हारा। और जो अरुणोदय की उनकी स्कीम है, जो निगुन मोइझा जो यानी बच्चियों को पैसा देते हैं और जो मेधावी बच्चों को पैसा देते हैं, वो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे उन्होंने उस आक्रोश को कम करने की कोशिश की है टी लेबर गार्डन का। तो ठीक है, निश्चित रूप से वोट काटेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा चंक वो नहीं काट पाएंगे हेमंत सोरेन, जिससे कि बीजेपी को नुकसान। जी अच्छा, एक संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर आपने जिस प्रकार से कहा कि इस बार 64 से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते ले आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2016-2021 में भी भारतीय जनता पार्टी 60 सीट लाने में ही कामयाब रही थी, हालांकि उस समय परिसीमन नहीं हुआ था। और इस बार परिसीमन के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो इस बार उनको इसका लाभ भी मिलेगा। और इसीलिए आपने भी कहा कि 64 सीटें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आश्वस्त हैं कि उनको वो अपने बलबूते ही सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं? अगर गठबंधन का उनको समर्थन मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो भी, हालांकि उसका तो मिलेगा ही, लेकिन तब भी वो अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में है। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अपने बलबूते जो है वो सरकार बना सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए तो 60 तो सीट अभी भी है बीजेपी के पास, तो उनको बढ़ाना है 64। और इससे पहले भी जब कई सीटों की हमने चर्चा की है कि परिसीमन के बाद वो समीकरण बदल गए। और जो बीजेपी का जो अलायंस है, बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस है, जो असम गण परिषद के साथ है,
और बिल्कुल। पीपीएफ के पीपीएफ। साथ है, बोडोलैंड हग्राम मोहिलरी के साथ जो है वो अलायंस बहुत मजबूत है। और गौरव गोगोई की प्लस में कुछ बातें हैं, जैसे अगर वो अहोम का कंप्लीट वोट ले लेते हैं तब तो फिर बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। लेकिन अगर अहोम का एक ही चंक वो ले पाए, खास करके अपने एरिया में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो रिसेंट सर्वे आए हैं प्रवीण जी, और वो भी हम दर्शक से को बताएंगे सारी चीजें, कि ठीक है अहोम के बीच लोकप्रिय तो जरूर है गौरव गोगोई, तो उनके पिताजी भी बहुत लोकप्रिय थे अहोम समाज के बीच में, लेकिन अहोम कैंडिडेट उतने ताकतवर नहीं है, प्रभावशाली नहीं है कांग्रेस के पास, जो लोकल लेवल पे चुनाव को जीत सके। है ना, कि आप फिर वहां पे बीजेपी का अपनी मशीनरी, मसल्स पावर और निश्चित रूप से मनी पावर भी, और हेमंता की लोकप्रियता, और लोकल कैंडिडेट ज्यादा प्रभावशाली हैं। जैसे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में माहौल तो बनाती है बीजेपी, लेकिन जब कैंडिडेट टू कैंडिडेट फाइट होता है तो फिर तो ममता बनर्जी बहुत भारी पड़ जाती है। निकल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट भी प्रभावशाली होना चाहिए जो लोकल लेवल पे लोगों का विश्वास जीत सके। जैसे आप देखिए पूर्णिया का एक उदाहरण दिया ही जाता है कि पप्पू यादव के पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं था। आज भले कांग्रेस दावा कर रही कि वो हमारे सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव ने बिना किसी मतलब निर्दलीय वो चुनाव जीत गए, और कांग्रेस को भी हरा दिया, आरजेडी को भी हरा दिया, जेडीयू को भी हरा दिया, बीजेपी को भी हरा दिया। तो ये होता है कि अगर कैंडिडेट में दम है तभी वो चुनाव जीत सकता है, केवल सिंबल से नहीं जीत सकता। संजीव जी, हम थोड़ा सा सीट वो रीजन वाइज आ जाते हैं कि अपर असम के बारे में थोड़ा सा दो लाइन कम से कम सभी के बारे में चर्चा कर लें। अपर असम, लोअर असम, मिडिल असम और बराक वैली। तो सबसे पहले बराक वैली में आते हैं, क्योंकि बराक वैली के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर परिसीमन का असर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को इस बार मिल रहा है। क्या है वहां का समीकरण? जी, बराक वैली जो है प्रवीण जी, इसमें कछार जो है, 3 इसमें जिले आते हैं। कछार है, हैलाकांडी है और करीमगंज है। और परिसीमन के बाद, इससे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी एक बार परिसीमन पर, तो 15 पहले विधानसभा सीटें थी इस वैली में, इस इलाके में, और वो घट के 13 हो गई। और परिसीमन के बाद जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घट गई। जैसे अगर आप देखें कुछ अलग अलग इलाकों का मैं कर देता हूं विश्लेषण, बता देता हूं जानकारी। एक तो सिलचर जो है, लखीमपुर है, उधारबोंद है, धोलाई है, और रामकृष्णा नगर जो है, इसमें ध्रुवीकरण जो है इन सीटों पर बीजेपी की तरफ दिख रहा है। अल्पसंख्यक प्रभाव वाला इलाका जो है सोनाई है, और करीमगंज दक्षिण, यहां पर फायदा जो है मिलता हुआ दिख रहा है। और सोनाई में क्या है कि सोनाई में क्या किया गया, सोनाई के आसपास की जो सीटें थी, मतलब जो आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में क्या किया गया है कि उस क्षेत्र के मुस्लिमों को एक ही जगह सोनाई में कर दिया गया है। तो इसका फायदा बीजेपी को यह मिल रहा है कि एक तो जो उनके अगल बगल की, सोनाई के अगल बगल की सीटें थी, वहां बीजेपी की जीतने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटरों का प्रभाव घट गया है। दूसरा, सोनाई में विपक्ष के जीतने की संभावना, और करीमगंज दक्षिण में विपक्ष की जीतने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन इस हिसाब से 1-2 सीटों का नुकसान तो हो ही गया, मतलब विपक्ष को। अब आइए, ये कहा जा रहा है कि जो आप कछार के जिले में देखिए, जो बराक वैली में जो 15 सीटें आती हैं, उसमें 13 में से, मतलब 15 से 13 रह गई। 13 में से 8 से 10 ऐसी सीटें प्रवीण जी जिस पर एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है। केवल कछार जिले में ही 7 सीटें आती हैं, और इसमें से केवल 1 सीट पर विपक्ष की संभावना है। इसके अलावा विपक्ष संभावना नहीं। हैलाकांडी जिले में आ जाते हैं एक बार, निश्चित रूप से एआईयूडीएफ का यहाँ एक संजीव जी, थोड़ा सा रोकेंगे इसमें, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि क्या ये सब जो सारे समीकरण बने हैं, क्या ये परिसीमन की वजह से ये सारे समीकरण बन रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, या यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो उनका उस प्रकार से ना तो वो कैंडिडेट उतार पाए हैं, ना उस प्रकार से वहां प्रभुत्व है? आवाज आ रही है संजीव जी? जी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो पेनिट्रेट किया है बीजेपी ने, परिसीमन उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं और विपक्ष की सीटें घट सकती हैं। दूसरी बात, यहां कांग्रेस जो लड़ रही है और एआईयूडीएफ भी अलग लड़ रही है, सीपीएम भी इस इलाके में अलग लड़ रही है, तो विपक्ष का वोट कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है और एनडीए का वोट कंसोलिडेट कर रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिसका समीकरण इतना बदल गया है कि वो वहां बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे
एयूडीएफ का जो हैलाकांडी जिले में पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस था, लेकिन वो सपोर्ट बेस अब कांग्रेस की तरफ मूव कर गया है। एक सीट है देखिए अलगापुर कतिचेरा, ये जो है विधानसभा, इसमें आप देखिए वोटर को इस तरह से डिवाइड किया गया है परिसीमन में कि अल्पसंख्यक वोटर तो इधर कांग्रेस की तरफ झुक गए और बीजेपी की तरफ हिंदू वोटर झुक गए। यानी यहाँ पे जो मामला पहले ऐसा था कि ज्यादातर विपक्ष की जीतने की संभावना थी, वो अब 50-50 का मामला हो गया। अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला तो फिर खेल बदल जाएगा, ये सीट बीजेपी के पक्ष में आ जाएगी। एक इसी तरह है करीमगंज जिले में देखिए, नॉर्थ करीमगंज और रामकृष्णा नगर, ये यहां जो है एनडीए की तरफ रुझान बढ़ता दिख रहा है। और पत्थरकंडी में मुकाबला बहुत टाइट है, मतलब हड्डा हड्डी जिसको कह सकते हैं, बंगाल और असम में कहते हैं हड्डा हड्डी चुनाव, मतलब कांटे की टक्कर जो है पत्थरकंडी में है। करीमगंज साउथ में जो है ये विपक्षी दल के लिए काफी मुफीद सीट हो गई है, क्योंकि यहां माइनॉरिटी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। तो बराक वैली में क्या है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, एयूडीएफ दूसरे नंबर पर है। एक सिलचर की भी चर्चा कर लेते हैं कि सिलचर में परिसीमन जो है इस तरह से किया गया है, इसके सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ मुस्लिम वोटर, यानी बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटरों को सोनाई सीट पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए सिलचर में हिंदू वोटर की संख्या बढ़ गई है और बीजेपी को स्पष्ट इसका लाभ नजर आता है। और तो ये संजीव जी, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वह अपने बलबूते असम में इस बार सत्ता में तीसरी बार इन हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट प्रवीण जी। और ये माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह का है कि देखिए, इस तरह का, ये सोनाई सीट का ही उदाहरण दे देता हूं कि सोनाई सीट पर 2021 में करीमुद्दीन बाबू भुइयां जीते थे, बार भुइयां जीते थे, करीमुद्दीन बार भुइयां, और ये एआईयूडीएफ से जीते थे। इस बार करीमुद्दीन बार भुइयां सोनाई सीट पर असम गण परिषद के टिकट से लड़ रहे चुनाव, जबकि असम गण परिषद का बीजेपी के साथ अलाइन, यानी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के अलायंस से लड़ रहा है, जो कि एआईयूडीएफ का कैंडिडेट था, और कांग्रेस ने इस सीट पर अमीनुल हक लश्कर को उतारा है। तो ये देखिए कि वहां भी कांटे की टक्कर देने के बारे में सोच रही है। उसके बाद एक है कटीगोरा, एक सीट है, परिसीमन के बाद यह सीट कंफर्टेबल हिंदू मेजोरिटी वाली सीट हो गई। और लखीपुर एक सीट है, हिंदू मेजोरिटी सीट है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को सोनाई सीट पर शिफ्ट किया गया है, यानी सिलचर के मुस्लिम वोटरों को सोनाई में शिफ्ट किया गया, लखीपुर की सीट के जो मुस्लिम वोटर थे उनको सोनाई में शिफ्ट किया गया, यानी सोनाई को मुस्लिम बहुमत वाला सीट बना दिया गया, लेकिन 3-4 सीटों से मुस्लिम प्रभाव को कम कर दिया गया। और उसी तरह उधार बोंद एक सीट है, यहां बंगाली हिंदू डोमिनेंट है, इसलिए बीजेपी के लिए बहुत मुफीद सीट है। एक ढोलाई सीट है प्रवीण जी, और यहां पर भी बीजेपी का कहा जा रहा है कि, और ये उपचुनाव भी हुआ था, यहां पर ये एससी के लिए आरक्षित सीट है, तो यहां निहार रंजन दास बीजेपी के जीत गए थे। कछार देखिए, और बाराखोला, परिसीमन के बाद ये मिक्स्ड कंस्टिट्यूएंसी से बदलकर क्लियर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की सीट हो गई, यानी कछार और बाराखोला में भी जो है बीजेपी के लिए ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ गए, क्योंकि डेमोग्राफी बदल दी गई है परिसीमन के बाद। थोड़ा सा संजीव जी ऊपर आते हैं, अपर असम में बताइए, अपर असम में क्या स्थिति है? जी, अपर असम का भी मैं बता रहा हूं पूरा डिटेल। अपर असम दरअसल कहते किसको है, अगर अपर असम के कुछ पहले बताए, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण, ये 2 एरिया हैं अपर असम के। कुछ बड़े इलाकों का नाम ले लेता हूं, जैसे जोरहाट हो गया, गोलाघाट हो गया, लखीमपुर हो गया, माजुली बहुत प्रसिद्ध आइलैंड है वो हो गया, शिवसागर, तिनसुकिया, धीमाजी, डिब्रूगढ़, ये सब जो है असम के अपर असम में आते हैं। और यहां पर आप देखिए, यहां पर अहोम वोटरों की अच्छी खासी तादाद, वैसे यहाँ 40 प्लस विधानसभा सीटें हैं इसमें, यानी ये सबसे कहिए तो ये 1/3 ऑफ टोटल सीट के आसपास है, 40 प्लस सीटें हैं यहाँ पर। और आप देखिए कि यहाँ 4 लोकसभा सीटें, और 4 में आप देखिए कि एक जोरहाट वो जीते थे गौरव गोगोई, 3 बीजेपी जीते थे। तो इस इलाके में प्रभाव है असम गण परिषद प्लस बीजेपी जब अलायंस करती है तो एनडीए काफी मजबूत हो जाती है। थोड़ा सा उदाहरण में दे देता हूं, जैसे 2021 में देखिए बीजेपी और असम गण परिषद ने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में क्लीन स्वीप कर दिया था। कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, नाओ बोईचा नाम की एक सीट थी,
क्योंकि यह सीट मुस्लिम बहुल, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी सीटों पर कांग्रेस केवल 3 सीटें जीत पाई थी। यानी 40 प्लस सीटों में केवल 4 सीटों पर इस इलाके में 2021 में जीती थी, और 4 में से 3 लोकसभा सीटें बीजेपी यहाँ जीती है। तो आप देखिए यानी कि ये कहा जाए संजीव जी कि अपर असम में तो भारतीय जनता पार्टी बिना जो परिसीमन हुआ है उसके बिना भी पहले बहुत मजबूत स्थिति में थी, और इस बार तो परिसीमन का भी असर दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी ऐसा तो है नहीं कि परिसीमन जो है वो सिर्फ जो है वो बराक वैली के लिए किया गया होगा, परिसीमन तो पूरे राज्य में हुआ है। तो यहाँ भी तो उसी प्रकार से कैलकुलेशन किया गया होगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में दिख रही होगी उस सीट को मजबूत करने की कोशिश की गई होगी। नहीं, यहां मैंने पहले भी बोला था जब परिसीमन चर्चा हो रही थी, क्योंकि यहां ऑलरेडी डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं थी, मतलब बीजेपी के लिहाज से। तो परिसीमन से पहले से आपने कहा ही कि मजबूत है इधर, तो वो मजबूती अभी भी कायम है। जैसे देखिए यहाँ पे कांग्रेस को इसलिए भी नुकसान हुआ है कि जैसे रूप ज्योति कुर्मी, जिनकी ट्राइबल खास करके चाय बागान श्रमिकों के बीच पकड़ थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सुशांत बोरगोहेन जैसे नेताओं ने भी पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया। तो इस इलाके में कांग्रेस के जो सेकंड पंक्ति के लीडर थे उन्होंने छोड़ के बीजेपी का दामन पकड़ लिया। अब देखिए जैसे जिलावार आते हैं तो गोलाघाट जिले में एनडीए काफी मजबूत है। जोरहाट जिले में देखिए टीटा बोर एक सीट है और टियोक एक सीट है, इसमें कांग्रेस के चांसेस हैं। इसके अलावा शिवसागर जिले में नजीरा सीट पर कांग्रेस का प्रभाव है। अब शिवसागर आप देखिए जो अखिल गोगोई हैं ये राइजोर दल के हैं, इसी के साथ अलायंस हुआ है कांग्रेस का, राइजोर दल के ये हेड है। तो अखिल गोगोई भी इस सीट से लड़ेंगे, तो अपनी ताकत दिखाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ इसके अपर असम के साउथ बैंक के किनारे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे में देखिए एक सीट है चारा दिहो, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। इन जिलों में एनडीए काफी मजबूत है। अपवाद इसमें जो सीट है प्रवीण जी, एक है डुमडुमा सीट जो है, यहाँ पे कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा भूमिज जो कांग्रेस के हैं उसका प्रभाव काफी ज्यादा है डुमडुमा सीट पर। और ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर धीमाजी और विश्वनाथ जिले में, और यहां देखिए विश्वनाथ जिले में लगातार हेमंत सोरेन गए हैं, लेकिन यहां एनडीए को जो है अगर टी लेबर गार्डनेस उनको पूरा वोट दे देता है तो फिर एनडीए के लिए विन विन सिचुएशन है। और लखीमपुर में विशेषकर आप देखेंगे तो बिहपुरिया और लखीमपुर और नाओ बोईसा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। तो ये एक तरह से जो अपर असम का विश्लेषण था वो हो गया। अगर आप लोअर असम के बारे में अब अपने दर्शक जी लोअर असम के बारे में बताते हैं। अब लोअर असम जो है ये एक ऐसा इलाका है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और मेघालय से भी लगती है। यहाँ 3 लोकसभा सीटें आती हैं लोअर असम में। और लोअर असम की कुछ बड़े जिलों का नाम ले ले तो कोकराझार सबने सुना होगा, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, गोलपाड़ा, धुबरी, चिरांग, बोगाईगांव बहुत पॉपुलर जगह, बारपेटा, बजाली, बक्सा, ये सब लोअर असम के इलाके में आते हैं। और आप देखिए यही जो है यहां पे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो बीटीसी है ये इसी लोअर असम में ही आता है, जहां बीपीएफ के साथ बीजेपी का अलायंस हुआ है, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ। और इसमें 4 जिले आते हैं, यानी यहां 4 जिलों में कोकराझार में, बक्सा में और चिरांग में यहां पे काफी ज्यादा प्रभाव जो है बीपीएफ का है। अब अगर आएंगे कम्युनिटी वाइज देखें तो इसमें कम्युनिटीज बोडोज हैं, मुस्लिम हैं, राभा हैं, बंगाली स्पीकिंग और एथनिक असमी वोटर्स भी यहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो 2021 में यहाँ कुछ सीटों पर कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुमत वाले विधानसभा को वही बात है, या तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया मुस्लिम वोटरों को या उनकी सीटों को मर्ज कर दिया गया। और इस वजह से जो है हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि बोडोलैंड के जिलों में तो अच्छा प्रभाव है ही, दूसरे जो जिले हैं वहां भी इनका प्रभाव बढ़ जाए। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे बोको छायागान नाम का एक सीट बनाया गया, ये बोको को भी जोड़ दिया गया जो एससी सीट थी, और छायागांव को भी जोड़ दिया गया, और इन दोनों सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब मान लीजिए उन दोनों सीटों पर पहले कांग्रेस जीती थी, अगर कांग्रेस बोको छायागांव एक सीट मान लीजिए जीत भी गए तो एक ही सीट होगा, जीत भी गए तो एक ही सीट होगा। गोलपाड़ा वेस्ट जो है यहां भी 2021 में कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इसको एसटी सीट घोषित कर दिया गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया। इसी तरह अभयपुरी है, बिलासपारा है, यहां भी सीटों का समीकरण बदल गया, क्योंकि इस सीट पर जो है परिसीमन किया गया और मुस्लिम बहुल
इलाके को दूसरे सीटों पे ट्रांसफर किया। अब कुछ सीट ऐसे भी हैं, जैसे धुबरी में आप देखेंगे तो धुबरी विधानसभा सीट पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस में टक्कर होगी, क्योंकि धुबरी जो है मुस्लिम बहुल है और यहाँ एआईयूडीएफ की स्थिति मजबूत है कांग्रेस की तुलना में। नई बनाई गई सीट है, देखिए एक यहाँ पे परिसीमन के बाद सरभोग भवानीपुर सीट, और यहाँ लेफ्ट सीपीएम की स्थिति ठीक ठाक है। नलबारी और बोगाईगांव की सीटों पर भी सीपीएम का असर दिख रहा है। अब बी टैड वाला जो इलाका है प्रवीण जी, यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यहां पर बीजेपी और बीपीएफ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जो हग्राम मोइलरी की पार्टी है, ये बहुत ही मजबूत है। हालांकि बी टैड की एक सीट ऐसी है, प्रभात झोरा सीट, जिस पर कांग्रेस के चांसेस हैं। तो अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं प्रवीण जी, मिडिल असम में आ जाते हैं। मिडिल असम में जो कुछ बड़े जिलों का नाम ले लेता हूं ताकि लोग इसके बारे में जान पाए। नौगांव एक है, होजाई, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, दारांग और मोरीगांव, ये जैसे इलाके आते हैं। और यहाँ उदलगिरी में तो बोडो का प्रभाव ठीक ठाक है निश्चित रूप से, और ये उदलगिरी ये वाला इलाका बोडोलैंड में चला जाता है, बोडोलैंड बी टैड में। अब इस क्षेत्र में क्या है देखिए कि शहरी आबादी भी है, मुस्लिम अपने दर्शकों को संजीव जी, एक अपने दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी दे दे कि नौगांव के, आपने जो कि नौगांव का नाम जिक्र कर दिया, तो नौगांव के पहले जो एसपी हुआ करते थे वो अभी भारतीय जनता पार्टी से बक्सर से विधायक हैं। हाँ, वो लखीमपुर में भी एसपी रहे थे, आनंद मिश्रा, लखीमपुर में भी एसपी रहे थे। तो आ जाते हैं इस जो इलाका है पूरा मिडिल असम का, इसमें जो प्रभावशाली वोटर समूह है उसमें शहरी आबादी है, शहरी आबादी भी है, मुस्लिम वोटरों का भी प्रभाव है, बंगाली स्पीकिंग लोग भी इस इलाके में है, और तिवास जो है ट्राइब्स है यहाँ पे ज्यादा, और एथनिक असमीज भी हैं। तो अपर असम की तुलना में मिडिल असम में टी ट्राइब्स का प्रभाव कुछ पॉकेट में ही सीमित है। यानी अपर असम में तो टी ट्राइब्स यानी चाय बागान श्रमिकों का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन यहाँ मिडिल असम में जो चाय बागान श्रमिक हैं उनका प्रभाव कुछ ही सीटों पर सीमित है। और इसको मिडिल असम को कहा जाता है प्रवीण जी कम्युनल पोलराइजेशन का हॉट बेड, यानी यहाँ जो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो है ये हॉट स्पॉट है असम की राजनीति में। और इस क्षेत्र में मुस्लिम और हिंदू वोटर्स में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर रहती है। अब कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ क्षेत्र में यहीं से पूरे राज्य की दशा और दिशा तय होती है कि किस तरफ जाना है और कहां नहीं जाना है। ये प्ले ग्राउंड है, दोनों तरफ के नेताओं का प्ले ग्राउंड है। अब आइए, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ क्षेत्र में एनडीए की स्थिति मजबूत है, क्योंकि कार्बीज और दीमा समुदाय एनडीए को ही समर्थन दे रहा है। होजाई जिले में मुस्लिम्स जो है वो एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल के बजाय कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, जबकि हिंदू बंगाली वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हिंदू बंगाली वोटर्स? क्योंकि सीएए के तहत जो है अगर वो बांग्लादेशी हिंदू भी है तो उनको नागरिकता मिल रही है, तो इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नगांव में हिंदू मेजोरिटी सीट्स जो है वो एनडीए की तरफ जा रही है और मुस्लिम वोटर्स जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं। देवरीज एथनिक असमी का झुकाव बीजेपी की तरफ है, इसलिए मोरीगांव में बीजेपी की स्थिति काफी ठीक ठाक है। मोरीगांव पूरा जिले की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा आप देखेंगे गोरखा, टी ट्राइब, एथनिक असमीज आदि का भी समर्थन जो है बीजेपी को मिल रहा है। इससे दरांग और सोनीतपुर जिले में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। दरांग और सोनीतपुर इसमें जो है कांग्रेस, इधर अगर आप कहेंगे तो एक सिपाझार एक सीट है जहां कांग्रेस कड़ा मुकाबला देते हुए दिख रही है। तो ये चार क्षेत्रों के जो पॉलिटिकल इशू थे और जो भी इक्वेशन अभी बनता दिख रहा है वो हमने दर्शकों को बता दिया। एक जो हमने बताया था शुरुआत में ही कि कुछ सीटों पर जो है 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं और वो कांग्रेस के हैं। उसमें ढकुआ खाना और हाफलोंग सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हुए। तीसरे का अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है जी। चलिए तो संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि असम की राजनीति में क्या हो रहा है, असम की जनता किधर जा रही है, खास करके जो 4 रीजन है उसमें जनता का झुकाव किस ओर है। सीट वार भी हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर करते रहिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वहां से हमारे पास कमेंट आ सके कि हम लोगों का विश्लेषण किस ओर जा रहा है।
इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट वहां भी करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।